हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड में आज आप मेथड्स ऑफ नोट इश्यू का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं और यहीं से शुरुआत होती है मेथड्स की, नोट निर्गमन की पद्धतियों, रीतियों की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितनी विधियां हैं, 7 विधियां हैं टोटल। तो फर्स्ट है निश्चित विश्वास आश्रित पद्धति, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, नोट निर्गमन अधिकारी को ये राइट होता है कि वो एक निश्चित सीमा तक बिना धातु कोष रखे, बिना मेटल रिजर्व्स रखे नोट निर्गमन कर सकता है। नोट इशू इन फिक्स्ड लिमिट विदाउट मेटल बेस। उसके बाद क्या होता है, उस एक निश्चित सीमा के बाद में 100% रिजर्व्स रखना ज़रूरी है। जितनी राशि के मुद्रा का निर्गमन धातु कोष के बिना किया जाता है, उसके पीछे क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की आड़ रहती है। तो आवश्यकता पड़ने पर सरकार इस निश्चित सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है, किसमें, जो निर्धारित की है कि उस सीमा तक बिना धातु कोष के नोट निर्गमन किया जा सकता है, लेकिन उस सीमा के बाद 100% रिजर्व्स रखने जरूरी है। अब इसमें थोड़ा सा इसका देख लेते हैं इतिहास की। 1844 में इंग्लैंड के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इस पद्धति को अपनाया गया था। इसमें सीमा जो थी वो 140 लाख पौंड निश्चित की गई थी। 1878 में ये 7000 लाख पौंड हुई। और भारत में ये पद्धति कब से कब तक चली, 1861 से लेकर के 1920 तक भारत में ये पद्धति चलन में रही। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेरिट्स, जनता का विश्वास। क्यों रह रहा है जनता का विश्वास, क्योंकि 100% कोष तो नहीं रखा है, लेकिन उसके बाद कोष रख रहे हैं और उस सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां रखी जा रही है, इसलिए जनता का विश्वास है। सेकंड, मुद्रा प्रसार का भय नहीं है, क्योंकि इसमें एक निश्चित सीमा के बाद नोट निर्गमन कठिन है, क्योंकि उसके बाद आपको 100% कोष रखने पड़ेंगे, इसलिए नो फियर ऑफ इन्फ्लेशन। अब एक सेकेंड, हाँ, ये तो थे इसके गुण। अब दोषों की चर्चा करते हैं। लोच का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों है, क्योंकि एक निश्चित सीमा से अधिक नोट निर्गमन के लिए धातु कोष रखने पड़ेंगे और अधिकतम सीमा एक बार ही निर्धारित की जाती है, उसमें बार बार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है। एक्सपेंसिव है, क्योंकि धातु कोष भी रखने ही रखने हैं और उनका अन्य कहीं उपयोग नहीं किया जा सकता, एक सीमा के बाद वो रखने ज़रूरी है। असुविधाजनक है, इनकन्वीनियंट है, क्योंकि ये उन्हीं देशों के लिए ज़्यादा सही है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण भंडार है, गोल्ड रिजर्व्स है। जो गरीब देश हैं उनके लिए ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है। अधिकतम सीमा निर्धारण करने में भी कठिनाई है। देखिए, डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट। अब देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो बार बार चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं अर्थव्यवस्था में, इस वजह से इस सीमा में भी बार बार बदलाव करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पद्धति है वो है अधिक विश्वास आश्रित पद्धति, मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें कानून बनाकर नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो हो गई है लोग के द्वारा, लेकिन कोई कोष, नो रिजर्व्स, कोई कोष नहीं रखे जाते हैं, किसी भी प्रकार के कोष नहीं रखे जाते, लेकिन उस सीमा से अधिक नोट निर्गमन का अधिकार भी नहीं है। पहले वाले में क्या थे, एक सीमा के बाद कोष रखे जा रहे थे और उसके उस सीमा से पहले 100% निर्गमन किया जा सकता था, लेकिन मतलब उस सीमा के बाद अगर आपको निर्गमन करना है तो 100% कोष रखना ज़रूरी है। यहाँ पर अधिकतम सीमा तो है, लेकिन ना तो कोई कोष रखे जा रहे हैं उसके लिए, और उस सीमा के बाद भी निर्गमन नहीं किया जा सकता। इस पद्धति में नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड रिलेटेड नीड्स को का ध्यान रखा जाता है। देश की मौद्रिक मांग से अधिक ही, जो मनी डिमांड ऑफ मनी है, उससे अधिक ही लिमिट इसमें निश्चित की जाती है, ताकि ये जो सीमा है, ये जो लिमिट है, इसमें ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े और अधिनियम में संशोधन करके इस सीमा में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लें हम। ये थोड़ा कट ही गया है, खैर छोड़ो इसको। ये मेरिट्स डीमेरिट्स हम बात करते हैं। 1870 से 1928 तक फ्रांस में ये प्रचलित रही। 1937 में 1937 में शाही आयोग ने ऑस्ट्रेलिया में भी ये पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया, और इंग्लैंड में भी मैकमिलन
समिति ने इस पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा कट गया है। तो फर्स्ट जो है वो है बहुमूल्य धातुओं की बचत। क्यों है? क्योंकि बहुमूल्य धातु कोष जो मेटल रिजर्व से वो रखने ही नहीं पड़ रहे हैं, तो उनका अन्य कहीं उपयोग संभव है। सेकंड है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यह देश की व्यापारिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मुद्रा निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है, लेकिन इसमें सीमा में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। इसका जो अंतिम गुण है वो है मुद्रा प्रसार का भय नहीं है, नो फियर ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद नोट निर्गमन करना किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुद्रा प्रसार का भय नहीं है। अब देखिए इसमें गुण और अवगुण, गुण और दोष, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों साथ साथ हैं इसमें। जैसे इसमें लोचशीलता बोल दिया है गुण में, तो दोष में भी वही है, लोच का अभाव। एक तरफ बोल दिया है मुद्रा प्रसार का भय नहीं, तो दूसरी तरफ मुद्रा प्रसार का भय बताया। उसके रीजन से वो रीजन देखिए इस तरीके से। लोच का अभाव क्यों है? क्योंकि एक निश्चित सीमा से आगे फिर नोट निर्गमन करना संभव नहीं है। अब सरकार को चाहे कितनी ही आवश्यकता हो, इसलिए इसमें लोच का अभाव है। हालांकि आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन वो सेम वही कि वो इजी कार्य नहीं है। मुद्रा प्रसार का भय भी इसमें क्यों है? क्योंकि पहले तो ये बोले कि एक सीमा से अधिक मात्रा में निर्गमन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुद्रा प्रसार का भय नहीं है। लेकिन अगर आपने ऊंची अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है तो मुद्रा प्रसार की संभावना है। इसके अलावा इस सीमा तक नोट निर्गमन, एक सेकंड, अगर अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है तो भी मुद्रा प्रसार की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सीमा तक नोट निर्गमन के लिए किसी भी प्रकार के रिजर्व्स की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दुरुपयोग का भी भय है, फियर ऑफ मिसयूज है, क्योंकि अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार सरकार के पास है और सरकार इस सीमा में वृद्धि करती रहेगी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, इसलिए इसमें मिसयूज होने का भय है। इसके अलावा अधिकतम सीमा निर्धारण करना भी कठिन कार्य है, क्योंकि यदि आपने कम रख दी है तो मनी की डिमांड ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर अधिक रख दी है तो भी आपको इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारी आनुपातिक कोष पद्धति, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसमें 100% कोष नहीं रखा जा रहा है, बल्कि निर्गमित मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत तक धातु कोष रखा जा रहा है। फिक्स कर दिया है परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स, किसका? निर्गमित मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत। इसके अलावा शेष भाग के लिए क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल बिल्स रखे जा रहे हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अधिनियम के अकॉर्डिंग ये रिजर्व्स फिक्स किए जा रहे हैं। मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 करोड़ रुपए का निर्गमन किया जाना है और 30% उसमें रिजर्व्स रखे जाने की व्यवस्था है अधिनियम में, तो 30 करोड़ के तो क्या रखे जाएंगे? धातु कोष, और 70 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी जाएगी। देखिए इसको इंडिया में सबसे पहले इसको देखते हैं। 1875 में सर्वप्रथम जर्मनी ने अपनाया, 1928 में अमेरिका में अपनाया, और भारत में हिल्टन यंग कमेटी के सुझाव पर 1935 में अपनाया, और ये 1956 तक ये पद्धति चलन में रही। उसके बाद दूसरी पद्धति अपनाई गई। आगे बढ़ते हैं, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की चर्चा कर लेते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि 100% कोष न रख के एक निश्चित मात्रा में रखा जा रहा है। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट भी किया जा सकता है। नोट निर्गमन के पीछे धातु कोष रखा जा रहा है तो धातु को बदलने की गारंटी दी जाती है। जनता का भी विश्वास है, क्योंकि धातु कोष रखे जा रहे हैं, और परिवर्तनशीलता की भी गारंटी दी जा रही है। मुद्रा प्रसार का भी भय नहीं है, एक निश्चित अनुपात में धातु कोष रखना कंपलसरी है। मितव्ययता भी है, इसमें इकोनॉमिकल है, ये कम खर्चीली है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि इसमें 100% कोष रखने जरूरी नहीं है। अब ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया इनको। इनके डीमेरिट्स, दोष क्या क्या है? डिफिकल्टी इन रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा को कम करना कठिन कार्य है। मुद्रा का विस्तार तो इजीली किया जा सकता है, लेकिन संकुचन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि धातु कोष में थोड़ी सी कमी करने पर उससे कई गुने पत्र मुद्रा कम करनी पड़ती है। इसके अलावा खर्चीली पद्धति भी है ये, क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात में रखे गए धातु कोष भी बेकार पड़े हैं, उनका अन्य यूज नहीं है। कन्वर्टिबल साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, ये एक मनोवैज्ञानिक भ्रम माना है इसको, कि
इस पद्धति में मुद्रा की परिवर्तनशीलता की गारंटी देना काल्पनिक एवं अव्यवहारिक है, क्योंकि मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% धातु कोष तो रखे ही नहीं जा रहे हैं, फिर आप गारंटी किस चीज़ की दे रहे हो। यदि सरकार थोड़ी मात्रा में भी पत्र मुद्रा को धातु कोषों में बदलने लगे तो धातु कोष समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक निश्चित परसेंटेज, निश्चित रेशो ही रखा है और आगे परिवर्तनशीलता बनाए रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। ये 3 पद्धतियाँ हमने पढ़ ली है, बाकी 4 कल पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।